हम अक्सर ये सोचते हैं, है ना, कि अगर कुछ बहुत ही समझदार लोगों को एक साथ एक कमरे में बिठा दिया जाए तो जाहिर है एक शानदार फैसला ही बाहर आएगा। इसे कहते हैं कलेक्टिव विजडम। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ग्रुप में होने का यही प्रोसेस, ये जो बहुमत की ताकत है, असल में एक विनाशकारी शक्ति हो सकती है। एक ऐसी ताकत जो टीमों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो उस कमरे में बैठा एक भी इंसान असल में नहीं चाहता। और यहीं से शुरू होता है खतरनाक समझौतों का विरोधाभास। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में कहां कहां जाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे काल्पनिक बहुमत से जो असल में होता ही नहीं है। फिर एबेलिन की एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनेंगे, ग्रुप थिंक के खतरों को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे समूह बड़े बड़े दांव लगा देते हैं, और सबसे आखिर में ये जानेंगे कि इस जाल से बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम ये मानना पसंद करते हैं कि एक ग्रुप पर्सनल गलतियों को पकड़ लेगा, कि वो बुरे आइडियाज को फिल्टर कर देगा, लेकिन अक्सर होता है इसका उल्टा है। उस ग्रुप के अंदर का जो सोशल प्रेशर होता है ना, वो बिल्कुल नई तरह की गलतियां पैदा कर देता है, जिससे ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो किसी भी एक इंसान के अकेले के फैसले से कहीं ज्यादा बुरे होते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। ये कोई एकेडमिक थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में होता है। शायद वो वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान जिस पर कोई जाना ही नहीं चाहता था, या फिर ऑफिस का वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में अंदर ही अंदर सबको पता था कि ये एक बुरा आइडिया है। लोग साथ हो लेते हैं क्योंकि जब चारों ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी सब तो राजी हैं, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि असल में तो कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ एक अजीब सा सोशल मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो खतरनाक ग्रुप डायनामिक को समझने की एक बेहतरीन खिड़की है। तो ये सब आखिर काम कैसे करता है, ये समझने के लिए हमें एक क्लासिक केस स्टडी पर वापस जाना होगा। इसे कहते हैं एबेलिन पैराडॉक्स, और हमारी कहानी शुरू होती है टेक्सास की एक बहुत ही ज्यादा गर्म दोपहर में। तो कल्पना कीजिए, एक परिवार है, वो सब आराम से बरामदे में बैठकर डोमिनोज खेल रहे हैं। बाहर चिलचिलाती धूप है और धूल भरी हवा चल रही है। किसी का भी हिलने का मन नहीं है। लेकिन फिर ससुर जी ये सोचकर कि अरे बाकी सब जरूर बोर हो रहे होंगे, एक सुझाव देते हैं कि वे सब अपनी बिना एयर कंडीशन वाली कार में बैठकर एबेलिन नाम के शहर के एक कैफेटेरिया तक 53 मील ड्राइव पर चलें। ये एक बहुत ही भयानक आइडिया लगता है, क्योंकि ये है, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। असल में जिन ससुर जी ने यह आइडिया दिया था, वो तो मन ही मन उसी बरामदे में रहना चाहते थे। उनकी बेटी यानी पत्नी ने सिर्फ इसलिए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि वो अपने पिता को खुश करना चाहती थी। पति उस लंबी गर्म ड्राइव के बारे में सोचकर ही डर रहा था, लेकिन उसने आसपास देखा, सब कुछ चुप पाया और सोचा कि इनकी चुप्पी का मतलब है ये सब सहमत हैं। और सास, उनकी तो जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन वो इंसान नहीं बनना चाहती थी जो बोलकर सबका मजा खराब कर दे। तो हुआ ये कि वे सब एक ऐसे बहुमत का पीछा कर रहे थे जो पूरी तरह से काल्पनिक था। तो एबेलिन पैराडॉक्स के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये कहानी किसी झगड़े को मैनेज करने में नाकामी की नहीं है, ये सहमति को मैनेज करने में नाकामी की कहानी है। ऐसा तब होता है जब ग्रुप में कोई भी इतना सुरक्षित महसूस नहीं करता कि वो सच में बता सके कि वो क्या सोच रहा है, और ये एक ऐसे सामूहिक फैसले की तरफ ले जाता है जो किसी के भी हित में नहीं होता। पूरा का पूरा ग्रुप सचमुच कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है जिसे उसमें मौजूद हर एक इंसान निजी तौर पर एक भयानक आइडिया मानता है। और जैसा कि शायद अंदाजा लगाया जा सकता है, इस तरह की चीजें सिर्फ दुखद रोड ट्रिप्स तक ही सीमित नहीं रहती, ये बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। ये बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, हर जगह बिल्कुल विनाशकारी विफलताओं का कारण बनती हैं। यहीं पर सहमति का वो छोटा सा भ्रम कुछ बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक को एक ऐसे इंजन के तौर पर सोचा जा सकता है जो एक टीम को सीधे एबेलिन की सड़क पर ले जाता है। ऐसा तब होता है जब ग्रुप में फिट होने की हमारी गहरी मानवीय जरूरत, सद्भाव और सामाजिक एकजुटता की वो इच्छा एक स्मार्ट फैसला लेने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कमरे में बैठे लोग अचानक बेवकूफ हो जाते हैं। बात यह है कि उनकी बुद्धिमत्ता पूरी तरह से हाईजैक हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग बस खिड़की से बाहर चली जाती है और उसकी जगह ले लेती है आम सहमति की एक हताश जरूरत, चाहे वो आम सहमति कितनी भी गलत क्यों ना हो। तो ये बार बार होता क्यों है? खैर, यहाँ एक पैराडॉक्स है। ग्रुप्स जो हैं वो अकेले इंसानों से ज़्यादा होशियार और ज़्यादा मूर्ख दोनों हो सकते हैं। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कैसी है। देखिए, जिन समस्याओं का एक साफ, ऑब्जेक्टिव, सही जवाब होता है, वहाँ काम करता है लॉजिक इफेक्ट। ग्रुप्स शानदार काम करते हैं, वे एक दूसरे की गलतियां पकड़ते हैं।
लेकिन जब कोई समस्या सब्जेक्टिव होती है, जब उसमें अनिश्चितता होती है, जो कि चलिए ईमानदार रहें, ज़्यादातर बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले ऐसे ही होते हैं, तो सोशल इफेक्ट हावी हो जाता है। सामाजिक सद्भाव की वो ज़रूरत इतना शोर पैदा कर देती है कि वो अच्छे फैसले लेने में सीधे सीधे रुकावट डालती है। और ये लॉजिक इफेक्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। 1932 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि लॉजिक पजल्स को हल करने की कोशिश करने वाले लोग सिर्फ 32% बार ही सफल रहे, लेकिन जब उन्हें एक ग्रुप में रखा गया तो वो एक्यूरेसी बढ़कर 65% हो गई। इसका मतलब है कि ग्रुप्स गणितीय रूप से इस तरह की गलतियों को फिल्टर करने में कहीं बेहतर होते हैं। और यही बात इसे और भी ज़्यादा हैरान और निराश करने वाली बना देती है जब वे ज़्यादा मुश्किल सामाजिक फैसलों पर इतनी बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तो इस तरह की आपदा के लिए क्या सामग्री चाहिए? खैर, पता चलता है कि इसके लगभग 6 स्तंभ हैं। ग्रुप थिंक तब पनपता है जब एक टीम बहुत ज़्यादा एकजुट, मतलब कोहिजिव हो, और बाहरी रायों से बिल्कुल कटी हुई हो, जिससे एक खतरनाक इको चेंबर बन जाता है। अब इसमें एक हाई स्ट्रेस सिचुएशन, अपनी राय जाहिर करने वाला एक डोमिनेंट लीडर और सबकी तरह सोचने का ज़बरदस्त प्रेशर भी जोड़ दें। लेकिन शायद सबसे खतरनाक है जिम्मेदारी का बंटवारा। ये वो खामोश पंगु बना देने वाला विचार कि कोई और बोल देगा, और इसलिए कोई नहीं बोलता। संक्षेप में ये एक ऐसा नुस्खा है जहां टीम एकता को सच्चाई से ऊपर रखती है। लेकिन यहां मामला और भी डरावना हो जाता है। ग्रुप्स सिर्फ बुरे फैसले ही नहीं लेते, वो अक्सर एक्सट्रीम फैसले लेते हैं। एक घटना है जिसे रिस्की शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, और ये तब होता है जब एक ग्रुप की चर्चा किसी समझदार बीच के रास्ते की ओर नहीं जाती। इसके बजाय ये पूरे ग्रुप को किसी भी एक इंसान की तुलना में बड़े और ज्यादा खतरनाक दांव लेने के लिए उकसाती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई अपने दोस्त को उसके करियर के एक बड़े कदम पर सलाह दे रहा है। उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो एक सुरक्षित, स्थिर लेकिन कम वेतन वाली नौकरी ले ले, या फिर एक बहुत ज्यादा वेतन वाला नया वेंचर जो कि सुपर रिस्की और अस्थिर है। अगर ये सलाह सिर्फ एक इंसान दे रहा होता तो शायद वो सावधानी बरतने को कहता, लेकिन जैसे ही वो सवाल एक ग्रुप के सामने रखा जाता है, पूरी डायनामिक्स बदल जाती हैं। स्टडीज बताती हैं कि ग्रुप्स लगातार जोखिम भरे ऑप्शन के लिए दबाव डालते हैं। और क्यों? ये फिर से वही बात है, जिम्मेदारी का बंटवारा। अगर वो रिस्की करियर मूव दोस्त के लिए उल्टा पड़ जाता है तो किसी एक इंसान को उस बुरी सलाह का पूरा बोझ महसूस नहीं होता। दोष पूरे ग्रुप में बढ़ जाता है, जो उस बड़े दाव की सिफारिश करने को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस कराता है। और ये रिस्की शिफ्ट सिर्फ कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसके असली विनाशकारी परिणाम होते हैं। और शायद स्पेस शटल चैलेंजर आपदा से ज्यादा दुखद और साफ कोई उदाहरण नहीं है। उस ठंडे जनवरी के दिन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी, और जबकि तकनीकी कारण एक खराब ओरिंग सील था, असली कारण मानवीय था। ये ग्रुप द्वारा फैसला लेने की एक अंतिम विफलता थी। यहीं पर वे सभी विनाशकारी ताकतें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रुप थिंक, रिस्की शिफ्ट, जिम्मेदारी का बंटवारा, सब एक साथ आ गईं। देखिए, इंजीनियरों ने सालों से चेतावनी दी थी कि ओ रिंग्स ठंडे मौसम में फेल हो सकते हैं। ये एक ज्ञात जोखिम था। लेकिन एक प्रोसेस के जरिए जिसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई खतरा बार बार बिना किसी बुरे नतीजे के देखा जाता है तो लोग उसे खतरा मानना ही बंद कर देते हैं, वो सामान्य लगने लगता है। उस खतरे को फिर से परिभाषित किया गया। ये एक स्वीकार्य जोखिम बन गया। शेड्यूल पर लॉन्च करने के भारी दबाव ने एक शक्तिशाली ग्रुप थिंक बनाया, जिसने कुछ असहमति वाली आवाजों को बस कुचल दिया, और ग्रुप ने अंतिम जोखिम की ओर रुख किया और 7 जानें गंवा दी। ये एक खराब ग्रुप प्रोसेस की मानवीय कीमत है। ये एक ऐसी संख्या है जो एक स्थायी, दर्दनाक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि आम सहमति हमेशा सच नहीं होती, और एक खामोश ग्रुप हमेशा एक सहमत ग्रुप नहीं होता। तो अगर ग्रुप्स इन बड़ी बड़ी विफलताओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? हम अपनी टीमों को, अपनी कंपनियों को और खुद को इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक जालों से कैसे बचा सकते हैं? खैर, अच्छी खबर यह है कि हम बचाव के तरीके बना सकते हैं। समाधान असल में इन नेचुरल टेंडेंसीज के खिलाफ जानबूझकर लड़ने में ही छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सबसे पहले असहमति को एक्टिवली खोजना और उसे इनाम देना होगा। बात उस इंसान को सेलिब्रेट करने की है जो नाव को हिलाता है और पॉपुलर राय को चुनौती देता है। इससे वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती है जिसकी लोगों को बोलने के लिए जरूरत होती है। दूसरा, जिम्मेदारी के बंटवारे से छुटकारा पाना होगा। बिल्कुल साफ करें कि फैसले का मालिक कौन है। भीड़ में छिपना नहीं, एक इंसान को जवाबदेह ठहराएं। और अंत में रिस्की शिफ्ट के लिए लगातार सतर्क रहना होगा। जिस पल ऐसा लगे कि ग्रुप की एनर्जी एक बड़े दांव की ओर धकेल रही है, सब कुछ रोक दें और सबसे जरूरी सवाल पूछें,
क्या कोई भी इंसान ये चुनाव अकेले करता? और असल में यही सवाल है जिसके साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। अगली बार जब कोई किसी मीटिंग में हो और देखे कि हर कोई सिर हिला रहा है और सब कुछ आसानी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बस एक सेकंड के लिए रुकें। क्या वो एकमत समर्थन एक शानदार एकीकृत योजना का संकेत है, या फिर ये सिर्फ एक इंजन की शांत भनभनाहट है जो चुपचाप बैठे यात्रियों से भरी कार को एक लंबी गर्म सड़क पर एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां कोई भी वास्तव में कभी जाना नहीं चाहता था?